क्लास में हम ये बता चुके थे कि किस तरह से स्पॉन्टेनिटी चेक की जाएगी। हमने दो मेथड बता दिए थे, एक तो डेल्टा जी से और दूसरी ई से। डेल्टा जी नोड और ई नोड से कभी स्पॉन्टेनिटी चेक नहीं होती है, ये भी क्लियर कर दिया था, कल नोट में लिखाया था। अब आज हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे कि स्पॉन्टेनिटी तुम्हें चेक करनी है। तो क्वेश्चन देखना क्या है कि एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस 2 से ए प्लस 2 प्लस बी, ये एक सेल रिएक्शन है और इसमें तुम्हें ई नोड ए से ए प्लस 2 ई दे दिया गया, ई नोड नहीं, ई दे दिया गया है 2 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा चीज तुम्हें दिया गया ई बी से बी प्लस 2, इसकी वैल्यू दे दी गई है 3 वोल्ट। और तुम्हें सीधा सा क्वेश्चन दिया गया कि चेक स्पॉन्टेनिटी, कि तुम्हें स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है, बस ये क्वेश्चन है इतना सा। तब यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए हमने दो चीज़ें बताई, या तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकाल लूँ, हैं डेल्टा जी निकाल लिया। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आए तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आए तो स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी 0 आए तो इक्विलिब्रियम पे। ये तो एक है अगर डेल्टा जी के हिसाब से चेक करना चाहो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ई के हिसाब से चेक करना चाहो तो अगर ई पॉजिटिव आया, ई ऑफ सेल मतलब सेल का ई, ये सेल रिएक्शन लिखी, इस रिएक्शन का पूरा एक ई होगा, वो अगर पॉजिटिव आया तो सेल ये स्पॉन्टेनियस होगी। अगर ई ऑफ सेल नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर सेल पोटेंशियल 0 है तो सेल तुम्हारी इक्विलिब्रियम पर भूली जाएंगी। तो ये दो तरीके हैं जो तुम निकाल सको। तो इस केस में ये वाला मेथड ज़्यादा सही है। पहला बहुत लंबा पड़ेगा। पहला क्यों लंबा पड़ेगा? पहले के लिए तुम करस्पॉन्डिंग जी निकालोगे, तब उसे ऐड करोगे, तब आंसर आएगा। यहाँ पे तुम्हें ई ऑफ सेल निकालना, वो तुम इसकी मदद से तुरंत निकाल सकते हो। तो इस रिएक्शन के लिए ई ऑफ सेल तुम्हें निकालना है, तो कैसा करोगे? ये तो तुम्हें दिया गया, अच्छा अभी हमें डाटा से मतलब नहीं है, तुम्हें इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है और इस रिएक्शन का तुम्हें निकालना है ई, ठीक है। ई का फॉर्मूला हमारे पास सीधा सा था, ई ऑफ सेल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल होता था। जब कोई रेडॉक्स रिएक्शन लिखी है तो ई जब हम निकालते हैं तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखियो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस रिएक्शन के लिए कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा कि इसका देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस केस में जो है वो क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देख पा रहे हैं। और इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ से तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो ए से ए प्लस 2, क्या इसकी वैल्यू तुम्हें दी गई है? दी गई है, यानी कि ये तुम्हें मिल गया, यानी कि 2 वोल्ट प्लस। अब रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या होना चाहिए? ई बी प्लस 2 से बी, बी प्लस 2 से बी, लेकिन तुम्हें दिया गया है बी से बी प्लस 2, उल्टा दिया गया। बी प्लस 2 से बी तुम्हें चाहिए क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल यही तो होगा, बी प्लस 2 से बी, और तुम्हें दिया गया है क्या? बी से बी प्लस 2। तो इसे डायरेक्ट रिवर्स कर दें, इसे इस चीज़ को लिख लो ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। देखना तुम्हें यहाँ पे ये ज़रूरत है, ए कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके लिए होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये 2 वोल्ट तुम्हें दिया गया। और दूसरी इसमें रिएक्शन होगी रिडक्शन हाफ की, वो ये होगी कि बी प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है बी में और 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, गेन करता हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बी में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए ई होगा, इस ई को हम इस तरह से लिखेंगे कि बी प्लस 2 से बी,
और इस ई को हम लिखेंगे ई ए से A+2। तो इसके लिए ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू तुम्हें नहीं दी गई, लेकिन यहाँ से तुम्हें उल्टा दिया गया B से B+2 और तुम्हें चाहिए B+2 से B, तो ठीक उल्टी हो जाएगी, मीन्स -3 हो जाएगी। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इस रिएक्शन का आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ही तो हमें ये रिएक्शन मिल रही है। A + B+2 गिव्स A+2 + B। ये रिएक्शन और रिएक्शन कैसे मिली, इन दोनों को ऐड करके, तो यहाँ से जो पोटेंशियल होगा वो भी ऐड हो जाएगा, मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि 2 - 3 = -1 वोल्ट। तो इस सेल के लिए जो E आया, E ऑफ सेल, वो कितना आया, -1, यानी कि E ऑफ सेल आपका कैसा आ रहा, माइनस। E ऑफ सेल इसके लिए कैसा आ रहा, नेगेटिव आ रहा। और जब E ऑफ सेल नेगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है हमारी रिएक्शन। तो इससे ये तुमने चेक कर लिया कि ये वाली जो रिएक्शन है ये कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, बिकॉज E ऑफ सेल नेगेटिव आया। ये समझ गए क्वेश्चन, तुम समझे? कोई डाउट हो अगर तो पूछो, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन सेम है, बस हमने क्या किया कि जो E दिया गया था उस पर नोट लगा दिया। मींस अब तुम्हें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया और स्टैंडर्ड ये पोटेंशियल दिया गया, तो इसके यूज से तुम्हें स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है। और यहाँ पे हम एक चीज और लिख रहे हैं, एक कंडीशन और लिख रहे हैं कि चेक स्पॉन्टेनिटी इफ द सेल इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है अगर आपकी सेल किस कंडीशन पे है, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अब तुम्हें चेक करनी है स्पॉन्टेनिटी। उसके लिए सीधा सा अपने पास एक रिलेशन था, कल ही हमने बताया था कि अगर कहीं हमने नोट लिखाया था कि कहीं ये लिखा हो कि सेल आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, तो जो डेल्टा G होगा वो डेल्टा G0 के बराबर होगा और E जो होगा वो E0 के बराबर होगा। यानी कि अब यहाँ पे तुम E0 को कैलकुलेट करके स्पॉन्टेनिटी निकाल सकते हो। तो E0 भी यहाँ -1 ही आएगा, E के बराबर। हाँ, -1 आएगा तो ये सेल कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नोट करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा बिल्कुल, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी लास्ट ईयर भी इसी से आया था न्यूमेरिकल। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, नस्ट इक्वेशन होती क्या है। देखो, हमने एक डेल्टा G एंड डेल्टा G0 में एक रिलेशन बताया था, अगर याद हो, बताया था हमने। पहले तो बताया था डेल्टा G होती है चेंज इन गिब्स एनर्जी और डेल्टा G0 होती है चेंज इन गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। फिर हमने बताया था कि डेल्टा G और डेल्टा G0 में एक रिलेशन होता है, हमने लिखा भी था, हमने लिखा था कि डेल्टा G = डेल्टा G0 + 2.303 RT log base 10 Q। लिखा था जी चीज, ये रिलेशन हमने लिखा था। तो अब यहाँ पे क्या है कि डेल्टा G और डेल्टा G0 में जो रिलेशन होता है वो हम इससे देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, अब नेक्स्ट इक्वेशन सुनो। नेक्स्ट इक्वेशन है किसके बारे में, जैसे ये रिलेशन बताता है डेल्टा G और डेल्टा G0 में, सेम नेक्स्ट इक्वेशन भी एक रिलेशन बताती है E और E0 ऑफ सेल में। ठीक है, जैसे तुम डेल्टा G को डेल्टा G0 में कन्वर्ट कर सकते, डेल्टा G0 को डेल्टा G में कन्वर्ट कर सकते इस रिलेशन के थ्रू, ऐसे ही E ऑफ सेल एंड E0 ऑफ सेल में भी एक रिलेशन होता है। और वही रिलेशन क्या कहलाता है,
नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन एक सिंपल रिलेशन है बिटवीन ई ऑफ सेल एंड ई नोड ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो रिलेशन आया कैसे, उसका डेरिवेशन देखो। वो जो रिलेशन है ई ऑफ सेल और ई नोड ऑफ सेल में, वो इसी रिलेशन से निकला है। तो हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ओरिजिन इस रिलेशन का ये है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है, हमें ये मालूम है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 और क्यू, ये हमें मालूम है। अब हम क्या करेंगे कि हमें ये भी पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई, होता है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई होता है। और डेल्टा जी नॉट क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, या सेल और लिख दो, ये सेल पोटेंशियल है, ठीक है। और बाकी सब कुछ वही रहने दो, 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू। अब हम क्या करेंगे, ये बन गया बराबर का निशान हो रहा है, माइनस यहाँ भी लगा माइनस यहाँ भी लगा, और ये पूरी रिएक्शन है। अब हम क्या करेंगे, पूरी इस इक्वेशन में माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे, माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, यहाँ क्या बचेगा ई ऑफ सेल बराबर ई नोड ऑफ सेल माइनस एन एफ से किया है तो माइनस यहाँ आ जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, इसका माइनस जे आ गया, दिख रहा, और लॉग बेस 10 इंटू क्यू। ये जो इक्वेशन है यही है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। और ये देखो रिलेशन बता रही है ई ऑफ सेल एंड ई नोड ऑफ सेल में, समझ गए। ये जनरल नेक्स्ट इक्वेशन है। अब इस नेक्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा कम करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट तुम्हें दिख रहे हैं, उन कांस्टेंट्स की हम वैल्यू रख देंगे तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स से सिंपल लगने लगेगी। तो हम क्या करेंगे कि आर यहाँ पे जो दिख रहा है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम लेंगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये तो होती यूनिट। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6500 कूलाम, और T यहाँ पे हम ले लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। जब भी नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा ये लिखा रहेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस। जी मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं उसमें भी लिखा रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसे पता है कि नेक्स्ट इक्वेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हमने सिंपल बनाई थी, तो 25 डिग्री सेल्सियस हमेशा लिखा रहेगा। अब ये तीनों वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो अब जो नेक्स्ट इक्वेशन निकल के आएगी वो ये होगी कि ई ऑफ सेल बराबर ई नोड ऑफ सेल माइनस, इसमें सब में हमने वैल्यू रख दी तो इसका कैलकुलेशन किया तो 0.0591 अपॉन, देखो ये आर रख दिया, टी रख दिया, एफ रख दिया, नीचे केवल क्या बचा एन बचा, तो वो एन नीचे आ जाएगा, और लॉग बेस 10 और क्यू। ये है सिंपल नेक्स्ट इक्वेशन। ये आपको लगानी है न्यूमेरिकल्स में कि ई ऑफ सेल अगर निकालना है तो ई नोड ऑफ सेल हमें पता होना चाहिए, और दो चीज़ें और पता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन मीन्स क्यू निकालने वाला, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ये एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो मुँह से, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ कैंसिल्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है, ठीक है। यस सर। कैंसिल्ड इलेक्ट्रॉन। क्यू यहाँ पे क्या है, रिएक्शन क्वेसेंट। ई नोड ऑफ सेल यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इन सब की मीनिंग पता होनी चाहिए।
ई ऑफ सेल क्या है, केवल सेल पोटेंशियल। तो नोड और विदाउट नोड वाले का मीनिंग समझ में हमेशा रहना चाहिए कि जिसमें नोड लगा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है और जिसमें नहीं लगा वो एनी अदर कंडीशन, स्टैंडर्ड छोड़ के। तो इसे नोट करो। नेक्स्ट इक्वेशन का एक क्वेश्चन करा रहे, देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन दी गई है, जैसे हमें कोई सेल रिएक्शन दी गई है, ए कन्वर्ट हो रहा A+3 में, उसके बाद B+2 का हो रहा है रिडक्शन B में। ये है एक्वस, ये होगा एक्वस और ये सॉलिड, ये सॉलिड। इसकी तुम्हें कंसंट्रेशन दे दी गई है 0.01 m, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 m। ये सब कुछ दिया गया, सॉलिड है तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 और इस सॉलिड की भी कंसंट्रेशन 1। ये अंडरस्टूड है, ये दी नहीं गई, हमें ये पता है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 होती है, इन दोनों की कंसंट्रेशन दे दी गई है। अब यहाँ से तुमसे वो पूछ रहा है कैलकुलेट, हाँ एक चीज़ और दी गई कि ई नोड ए से A+3 6 वोल्ट है और ई नोड बी से B+2 इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि ई नोड ऑफ सेल, वो ई ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, ये पूछना, ठीक है। क्वेश्चन समझे, ये सेल रिएक्शन दे दी गई, ई नोड दे दिया गया, तुमसे ई सेल निकालना है। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन को पहले पहचानना शुरू करो कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट इक्वेशन का है कि हम इसे नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वो ये पूछता कि ई नोड क्या है तो तुम इसे नॉर्मली इन दोनों को जो कुछ भी होता ऐड करके निकाल देते, तो नेक्स्ट इक्वेशन का ये क्वेश्चन ही नहीं था। अब यहाँ पे तुमसे ई नोड ना पूछ के ई ऑफ सेल पूछा है, तो अब ये क्वेश्चन बन गया नेक्स्ट इक्वेशन का, क्योंकि ये चीज़ तुम नेक्स्ट इक्वेशन से ही निकाल सकते, यहाँ से डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो क्या है कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोड ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 क्यूब, ठीक है। अब सबसे पहले मेरा काम है कि हम ये चीज़ कैलकुलेट करें और ये चीज़ कैलकुलेट करें। n इस केस में क्या होगा ये तुम देख के बताओ, यहाँ से अभी नहीं बता सकते तो हम n भी कैलकुलेट करना है, ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है तब हमारा आंसर आ पाएगा। तो एक एक करके कर रहे हैं, सबसे पहले n निकाल ले। n के लिए हमें सेल की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और सेल की रिएक्शन तभी लिख पाएगी जब हम हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, वही तो n की वैल्यू होगी। तो एक एक करके पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं। तो एनोड पे जो होने वाली रिएक्शन है वो हम लिख रहे हैं कि A कन्वर्ट हो रहा है A+3 इलेक्ट्रॉन, ये समझे। अब और इसके लिए तो मैं पोटेंशियल दिया गया है कितना, A से A+3 दिया गया है 6 वोल्ट, ठीक है। अब कैथोड पे हम करने वाले हैं, कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी कि B+2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में, और इसके लिए जो पोटेंशियल होगा वो किस तरह से लिखोगे, B+2 से B। क्या इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन इसके अपोजिट वैल्यू दी गई है, तो इसमें माइनस लगा दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो -3 वोल्ट। ये चीज़ कर लिया। अब हम रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन आप है, ये रिडक्शन आप है। ऐड हम तब तक नहीं कर सकते जब तक इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस रिएक्शन में 3 से कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो रिएक्शन आएगी वो 2A, ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है, 2A + 3B+2 से 2A + 3 + 3B। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये
सॉलिड है। ये ओवरऑल रिएक्शन आई तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? आ गई 6। तो पहला काम तुमने कर लिया। अब दूसरा काम है Q निकालना। तो Q निकालने के लिए क्या है कि Q का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट, ये तो सॉलिड है, ऐसे हम हटा देंगे, 1 है तो केवल इसकी कंसंट्रेशन होगी, मींस कंसंट्रेशन ऑफ A+3 और स्टाइकोमेट्री कहाँ आती है? पावर में। अपॉन रिएक्टेंट की तरफ हम केवल कंसंट्रेशन ऑफ B+2 की लिखेंगे और स्टाइकोमेट्री पावर में आ जाएगी। अब यहाँ पे A+3 की कंसंट्रेशन दी गई है 0.01 अपॉन इसका होल स्क्वायर अपॉन 0.1 इसका होल क्यूब। इसे कैलकुलेट करेंगे 10⁻⁻1 आ जाएगा Q। Q निकाल लिया, N निकाल लिया, अब रह गया E0 निकालना। ये तीनों निकल आएंगे तो हम यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन? ऐसे ही तुम्हें करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर उल्टा सीधा करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो अब E0 निकाल ले तो उसके लिए क्या करें कि ये इस रिएक्शन का हमें E0 निकालना है। ये रिएक्शन है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन के केस में हम E निकालने के लिए डायरेक्ट उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे E नोड ऑफ सेल क्या आ जाएगा? 6 - 3 वोल्ट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ये आ गया E नोड ऑफ सेल। अब ये तीनों वैल्यूज उठा के हम वहां रख दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू 3 - 0.0591 अपॉन 6 और ये 10 टू द पावर लॉग 10 टू द पावर -1। ये -1 आगे आएगा। लॉग में जब -1 ये है तो ये -1 पावर आगे आ जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे E ऑफ सेल इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन 6 और log 10 होता है 1। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया वोल्ट में। मतलब इस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा 3 + 0.0591 अपॉन 6 वोल्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। नोट करो, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम कुछ केस देख रहे हैं कि फर्स्ट केस है कि इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम, इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम, अगर हमारी सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है तो नेक्स्ट इक्वेशन चेंज हो जाएगी। क्या होगा चेंज? देखते जाना। 2 केस हम पढ़ेंगे, दोनों केस में नेक्स्ट इक्वेशन अलग अलग आएगी। मतलब वो जो अपनी नॉर्म जो ओरिजिनल नेक्स्ट इक्वेशन है उसी में अब हम चेंज करेंगे तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन भी बदलेगी। तो इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोगों को सबको पता है कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G हमेशा 0 हो जाता है। ये बात पता है? तुम्हें पता है? इक्विलिब्रियम अगर होगा तो डेल्टा G क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। हाँ, डेल्टा G 0 होता। और हमें यह भी पता है कि डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE ऑफ सेल, यानी कि E भी हमारा क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर? डेल्टा G जब ये 0 है तो E क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वाकई में 0 होता है कि इक्विलिब्रियम पे सेल पोटेंशियल हमें कुछ मिलता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब जब टंकी का पानी हो गया था बराबर तो कुछ नहीं फ्लो हो रहा था, ना इधर का उधर ना उधर का इधर, मींस करंट फ्लो बंद, यानी कि पोटेंशियल 0। तो इक्विलिब्रियम पर सेल पोटेंशियल क्या हो जाता? 0। ये चीज़ समझ गए? यानी कि नो इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस्ड, नो इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस्ड। अब ये कंडीशन हम लगा रहे हैं नेक्स्ट इक्वेशन में कि नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी कि E ऑफ सेल बराबर होता है E नोड ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 Q। ये होती है नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम पर E ऑफ सेल क्या हो गया? 0। तो ये चीज उठा के हम यहाँ रख रहे हैं। देख लो अब अनुराग सर, सुन रहा हूँ कि नेक्स्ट इक्वेशन हम लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर E ऑफ सेल होता है 0, यानी कि ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो ये टर्म हो गया 0। इस टर्म को हम
यहीं रखेंगे, इससे इधर ले आएंगे, तो ये टर्म नेगेटिव का था इधर, इधर आने पर पॉजिटिव का होगा। तो यानी कि ओवरऑल हम लिख सकेंगे कि ई नोड ऑफ सेल इज इक्वल टू प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 Q। अब नेक्स्ट इक्वेशन ये हो गई, लेकिन ये किस कंडीशन पे है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये चीज़ याद रखना, फर्स्ट केस था कि क्वेश्चन अब ऐसे भी आएंगे कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इफ द सेल इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, और डाटा तुम्हें दे दिया जाएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखा हो, एक चीज़ और है यहाँ पे, एक चेंज और होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, ये तो पहला चेंज कर दिया हमने। एट इक्विलिब्रियम जो Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, वो अब K बन जाएगा। Q क्या हो जाएगा? K। K क्या होता है? K होता है थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दो चेंज हुए हैं। पहला चेंज तो ये हुआ है कि पोटेंशियल सेल का जीरो हो गया इक्विलिब्रियम पे। दूसरा चेंज ये हुआ कि जो रिएक्शन कोएफिशिएंट था उससे इक्विलिब्रियम पर हम क्या बोलने लगते हैं? ये स्पेशल केस है कि अगर कोई रिएक्शन है, उसका रिएक्शन कोएफिशिएंट Q है, अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तो वही Q अब क्या कहा जाने लगेगा? K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि ये Q हट के यहाँ K हो जाएगा। ये Q हट के यहाँ क्या हो जाएगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर Q K हो जाता ना, तो ये K होगा यहाँ पे। अरीब इसे चेंज कर लिया, ये K होगा यहाँ, ये K कर लिया। ठीक है, ये पहला केस था। अब इसका एक क्वेश्चन दे रहे हैं। टाइम हो गया सर। हाँ टाइम हो गया।